गुड मॉर्निंग बच्चों। एग्रीकल्चर केमिस्ट्री क्लास में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे थे लवणीय क्षारीय मृदाओं के बारे में, यानी हमारा जो लास्ट टॉपिक था वो हमने डिस्कस किया था क्लासिफिकेशन ऑफ सेलाइन सॉइल, यानी जो लवणीय मृदाएं हैं उनके वर्गीकरण के बारे में बात की थी। तो वर्गीकरण के आधार पर हम लोगों ने क्या किया था, 3 भागों में बांटा था। पहली लवणीय मृदाएं, दूसरी क्षारीय और तीसरी लवणीय क्षारीय। ठीक है। उसके बाद हमने विद्युत चालकता के बारे में बात की थी, इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टिविटी इसी के बारे में, कि इसमें जब वो इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टिविटी कैसे नापते हैं, किस इकाई में नापी जाती है और किसके द्वारा नापी जाती है। उसके बाद हम लोगों ने बात की विनिमयशील सोडियम परसेंटेज की मात्रा, यानी जो सोडियम है लवणीय मृदाओं में सबसे हानिकारक तत्व तो कौन माना जाता है, सोडियम ही माना जाता है। यानी जैसे जैसे मृदाओं में सोडियम की मात्रा बढ़ेगी वैसे वैसे क्या होगी, मृदाएं लवणीय ज्यादा होगी। तो उस सोडियम की मात्रा या प्रतिशतता की गणना हम लोगों ने कल बात की थी। आज हम बात करेंगे इन लवणीय जो क्षारीय मृदाएं हैं, यानी जो लवणता और जो क्षारीयता होती है उनका वाकई में पौधों और मृदाओं पर क्या प्रभाव पड़ता है। यानी आज का टॉपिक है लवणता या क्षारीयता का पौधों एवं मृदाओं पर प्रभाव। टॉपिक है हमारा लवणता एवं क्षारीयता का पौधों या मृदा पर प्रभाव। यानी हम अब तक जो बात पढ़ रहे थे लवणताओं के बारे में, लवणीय क्षारीय के बारे में इतना डिस्कस कर रहे थे, तो वाकई में वो हमारी मृदा या पौधों को किस तरीके से हानि पहुंचाता है, तो हम इस पे बात करेंगे। अगर हानि की बात करें तो हम पहली हानि में देखते हैं कि हम लोगों ने कल इससे पहले जब हमने बात की थी कि क्या करता है जो क्षारीकरण की क्रिया में, जब हम क्षारीय मृदाओं का निर्माण पढ़ रहे थे, लवणीय मृदाओं का निर्माण, तो उसमें हमारे एक टॉपिक था क्षारीकरण। तो उसमें क्या कहा था कि ये जो मृदा कोलाइड होते हैं उनके ऊपर सोडियम क्या करता है, धीरे धीरे अपनी मात्रा में वृद्धि कर लेता है, और जैसे मात्रा में वृद्धि करता है ये क्या करता है, जो रंध्रावकाश होते हैं उनको बंद कर देता है, रंध्रों की मात्रा को कम कर देता है, जिसकी वजह से क्या होगा, नीचे की साइड पानी का या जल या हवा का नीचे की साइड जो संचार होता है वो रुक जाता है। यानी पहली हानि तो ये क्या पहुंचाते हैं कि जब सोडियम की मात्रा बढ़ेगी तो ये मृदा में इनफिल्ट्रेशन यानी अंतःस्रावी क्रिया को बंद कर देंगे या रोक देंगे। इसके बारे में हमने पहले भी बात की थी, एक बार और देख लेते हैं कैसे। माना कि हमारे क्ले कोलाइड है, ठीक है, इसके ऊपर सोडियम आकर अधिशोषित होता है क्योंकि ये ऋणायन होंगे तो धनायनों को अपनी ओर आकर्षित करेंगे, तो ये सोडियम क्या करेगा, धीरे धीरे अपनी मात्रा में वृद्धि करता जाएगा। तो जैसे ही अपनी मात्रा में वृद्धि करेगा तो ये क्या करेंगे, ये जब अपनी मात्रा में वृद्धि करेगा तो एक मोटी परत का निर्माण कर लेगा, सफेद लवणीय परत का निर्माण कर लेगा, जो क्या करेगा, जो रंध्र होते हैं यानी दो कणों के बीच में, ये कोलाइड, इनके बीच में जो भी रंध्र उपस्थित होते हैं उनकी जो संख्या होती है उनको कम कर देगा। और जैसे संख्या कम होगी तो नीचे की तरफ इनफिल्ट्रेशन यानी अंतःस्राव होता है। अंतःस्राव का मतलब क्या होता है कि ऊपरी परत से जो पानी नीचे की तरफ जाता है, तो वो क्रिया ये क्या करेंगे, रोक देंगे। ठीक है, तो पहला नुकसान क्या करेंगे कि अंतःस्राव की क्रिया को रोक देंगे, यानी नीचे के क्षेत्रों में पानी को जाना बंद कर देंगे। दूसरी हानि की बात करें, दूसरे प्रभाव की बात करें, तो इसमें क्या कहा है कि जैसे ही अंतःस्राव की क्रिया को रोकेंगे यानी पानी का नीचे जाना रुक जा, जैसे ही पानी के नीचे जाने को रोकेंगे तो ये क्या करेगा, ये पानी मृदा में ऊपरी सतह पर ही लंबे टाइम तक बना रहेगा, क्योंकि जब पानी नीचे नहीं जा रहा तो वो लंबे टाइम तक क्या होगा, ऊपर ही बना रहेगा। और जैसे ही मृदा में ऊपर लंबे टाइम तक ऊपर बना रहेगा तो मृदा को कीचड़ में कन्वर्ट कर देगा, यानी मृदा में किसका निर्माण कर देगा, कीचड़ का निर्माण कर देगा। ये कीचड़ बाद में सूख कर ढेलों का निर्माण कर देते हैं। किसका निर्माण करेंगे, ढेलों का, या जिनको ढेलों का निर्माण करते हैं। और ये ढेल क्या होते हैं, आकार और संरचना में कठोर होते हैं, जो आसानी से नहीं टूट पाते, जिसकी वजह से मृदा की भौतिक संरचना खराब हो जाएगी। दूसरी हानि समझ में आई, क्या करेंगे, जब ये अंतःस्राव की क्रिया को रोकेंगे तो रोकने के कारण पानी मृदा में निचली सतह पर नहीं जाकर ऊपर ही बना रहेगा, और जब मृदा में पानी ऊपर ही संरचना में बना रहेगा
कीचड़ में या कीचड़ में कन्वर्ट कर देगा, कीचड़ का निर्माण करेगा। ये कीचड़ बाद में सूखकर किसका निर्माण करेंगे, ढेलों का निर्माण कर देंगे। ये ढेले आसानी से जब हम कोई कृषि क्रियाएं करते हैं, हकाई जुताई ये सब करते हैं, तो वो इजीली नहीं टूट पाते, जिसकी वजह से मृदा की क्या हो जाती है, भौतिक संरचना खराब हो जाती है। ठीक है, तो दूसरी हानि करेंगे ये ढेलों का निर्माण कर लेंगे। दूसरी हानि करेंगे हम ढेलों का निर्माण। अगर अब बात करते हैं तीसरी हानि की, तो हमें पता है, जैसे हम लोगों ने पीएच के बारे में बात की थी कि जब 7 से नीचे होगा तो अम्लीय होगा और 7 से ऊपर होगा तो क्षारीय होगा। ठीक है, अब इस क्षारीय को ही हम लोगों ने लवणीय और क्षारीय में बांटा, यानी कुछ पोषक तत्व कौन कौन से, फास्फोरस, जिंक, कॉपर आदि कुछ पोषक तत्व जो क्या होते हैं, उदासीन पीएच मान यानी 6.5 से 8.5 तक ही क्या होते हैं, मृदा में उपस्थित होते हैं। इसके ऊपर या नीचे जाने के बाद ये क्या होते हैं, मृदा में फिक्स हो जाते हैं, यानी पौधों को अप्राप्य अवस्था में उपस्थित हो जाते हैं, यानी पौधों फिर इनको ग्रहण नहीं कर पाते। तो जैसे मृदा क्षारीय होगी तो क्षारीय होने के कारण कुछ पोषक तत्व कौन कौन से, जिंक हुआ, फास्फोरस हुआ, कॉपर आदि की मृदा में उपलब्धता कम हो जाएगी। तो तीसरी हानि क्या होगी कि मृदा जैसे क्षारीय या लवणीय होगी तो लवणीय होने के कारण मृदा में जिंक, जिंक हुआ, फास्फोरस, कॉपर आदि की उपलब्धता को कम कर देगी। अनुपलब्ध हो जाएंगे। ठीक है, चौथी अगर बात करेंगे तो जब जिंक, फास्फोरस और कॉपर अनुपलब्ध हो जाएंगे तो कुछ पोषक तत्व जैसे मोलिब्डेनम और बोरोन, इन दोनों की मात्रा बढ़ जाएगी। यानी मोलिब्डेनम और बोरोन की बात करें तो ये जो होते हैं ये क्षारीय पीएच मान पर सबसे ज्यादा उपलब्ध होते हैं, जबकि अम्लीय पीएच मान पर ये क्या हो जाते हैं, निष्क्रिय हो जाते हैं, पौधों को उपलब्ध नहीं हो पाते। तो जैसे मृदा क्षारीय होगी तो जो अगर इनकी कमी होगी तो इनकी अधिकता बढ़ जाएगी, और जैसे इनकी अधिकता बढ़ती है तो ये क्या करेंगे, पौधों पर टॉक्सिक प्रभाव छोड़ेंगे, यानी हानिकारक प्रभाव छोड़ते हैं, जिसकी वजह से पौधे क्या हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं या वो पीले पड़कर मर जाते हैं। तो चौथा प्रभाव क्या होगा कि मोलिब्डेनम व बोरोन की अधिकता के कारण पौधों पर टॉक्सिक प्रभाव दिखाई देंगे। यानी तीसरा मृदा लवणता या क्षारीयता का प्रभाव पौधों का प्रभाव मोलिब्डेनम और बोरोन की अधिकता से होगा। चौथी अगर बात करें पांचवी की, तो मृदा में जैसे क्या करते हैं, ये विभिन्न मृदा का जल का नीचे की तरफ संचार रोक देते हैं। तो जब जल का अंतःस्रावण रुकता है तो अंतःस्रावण रुकने के कारण अगर हम बात करें लवणता और क्षारीयता के पांचवें प्रभाव की, तो हमें जैसे पता है कि हम लोगों ने भी बात की थी कि मृदा में क्या होता है, जैसे सोडियम की मात्रा बढ़ेगी, इनफिल्ट्रेशन की क्रिया कम हो जाएगी, यानी रंध्र जो होंगे उनकी संख्या कम हो जाएगी और बंद होना शुरू हो जाएंगे। तो जब मृदा में जल का विकास या जल का नीचे की तरफ अंतःस्रावण रुक जाता है, उसी प्रकार वायु संचार भी रुक जाता है। जब मृदा में वायु संचार रुक जाता है तो मृदा में पाए जाने वाले विभिन्न सूक्ष्म जीवाणु जो होते हैं, लाभदायक सूक्ष्म जीवाणु जो अपघटन की क्रिया करते हैं, उनकी संख्या में भी कमी हो जाती है। पांचवा प्रभाव क्या होगा कि वायु संचार की अनुपस्थिति में सूक्ष्म जीवाणुओं की संख्या में कमी। ठीक है, तो पांचवा प्रभाव क्या कहते हैं कि जब जल का अंतःस्रावण बंद होता है, रंध्रों की मात्रा कम हो जाती है, तो उसके साथ साथ क्या होता है, मृदा में वायु संचार भी रुक जाता है। और जब वायु संचार रुकता है तो मृदा में पाए जाने वाले विभिन्न सूक्ष्म जीवाणु जो होते हैं वो क्या करते हैं, वो उनकी संख्या में भी कमी हो जाएगी। अगर छठे हानि की बात करें तो लवणीय मृदाओं में जीवांत पदार्थों का अपघटन भी रुक जाता है। जब सूक्ष्म जीवाणुओं की संख्या में
कमी हो जाती है तो सोडियम की उपस्थिति के कारण जीवांश पदार्थ को अपघटन में क्या होता है, कम हो जाता है या रुक जाता है। अगर सातवें प्रभाव की बात करें तो लवणता या क्षारीयता मृदा पर परासनिक दबाव को बढ़ाती है। परासनिक दबाव को कैसे, फॉर एग्जाम्पल मृदा कोलाइडर पर जब विभिन्न प्रकार के हानिकारक लवण उपस्थित होते हैं तो ये हानिकारक लवण यहाँ से कहाँ, मृदा विलयन में, मृदा जल में जाने के बाद विलयन का निर्माण करते हैं। जब ये मृदा विलयन क्या होता है, जब मृदा विलयन में विभिन्न प्रकार के हानिकारक लवण आकर मिलेंगे तो जो मृदा विलयन होगा उसकी सांद्रता क्या हो जाएगी, अधिक बढ़ जाएगी, यानी वो ज्यादा गाढ़ा हो जाएगा। जब इसकी सांद्रता अधिक हो जाएगी तो ये जब ये विलयन जड़ों के संपर्क में आएगा तो आपने परासनिक दबाव सुना होगा। परासनिक दबाव में क्या होता है कि जो कोई भी पार्टिकल जो मूवमेंट होता है वो क्या होता है, कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की तरफ जाता है। यानी किशमिश वाला जो आपने पढ़ा होगा उसमें क्या था, जब अगर सूखे हुए किशमिश को हम पानी में भिगोते हैं तो वो क्या करता है, बाहर से पानी को ऑब्जर्व कर लेता है क्योंकि उसके अंदर जो सोल्यूशन होता है उसकी सांद्रता ज्यादा होती है जो बाहर वाले पानी को अपनी ओर आकर्षित कर लेती है। सेम क्रिया यहाँ होती है। इसमें क्या होगा, जब मृदा विलयन में लवणों की मात्रा बढ़ेगी तो लवणों के कारण मृदा विलयन की सांद्रता बढ़ जाएगी और ये जब ये लवण जड़ों के संपर्क में आते हैं तो जड़ों के संपर्क में आने के बाद ये जड़ें पौधे की जड़ें इसको अवशोषित नहीं कर पाती, जबकि पौधों के अंदर से पानी बाहर की तरफ आने लग जाता है, जिससे पानी की उपस्थिति होने के बाद भी क्या होते हैं, पौधे मुरझा जाते हैं और नष्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो ये कुछ मेन फंक्शन होते हैं, सॉरी मेन प्रभाव होते हैं जो लवणीय क्षारीय मृदाएं क्या करती है, पौधों पर डालती है। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे हम लवणीय और क्षारीय मृदाओं की पहचान, यानी लवणीय और क्षारीय मृदाओं को कैसे पहचाना जा सकता है, विजुअल सिम्टम्स के आधार पर, यानी देखने के आधार पर लवणीय और क्षारीय मृदाओं को कैसे पहचाना जा सकता है। ठीक है, तो वो हम बात करेंगे नेक्स्ट